हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हमारा जो टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने कल जितने भी ये मादा जनांग थे उसके बारे में स्टडी की थी। अब आज चल रहे हैं उससे संबंधित कौन कौन से पॉइंट है। जैसे नर जनन तंत्र से संबंधित पॉइंट थे वो लिखाए थे आपको। और आज हम चलते हैं पहला है जैसे निषेचन। निषेचन, इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है? इसमें देखिए, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु दोनों के केंद्रकों का क्या होता है? इसमें संयोजन होता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो देखिए, जैसे उदाहरण के रूप में ये शुक्राणु और ये अंडाणु। शुक्राणु के आगे का जो भाग होता है वो क्या रहता है? नुकीला, जो क्या कहलाता है? एक्रोसोम। एक्रोसोम। इसमें ये अगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसी प्रकार जो अंडाणु रहता है, अंडाणु, इसमें भी क्या पाए जाते हैं? अगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं ये। और इसके बाहर की तरफ जो है अंड झिल्ली रहती है। तो इसमें क्या होगा कि जो ही ये शुक्राणु का एक्रोसोम इसको टच करता है, तो हालांकि इसमें कई रासायनिक पदार्थ होते हैं, उसके इसके लिए इसमें छिद्र हो जाता है। लेकिन आगे का जो भाग है ना, ये नुकीला भाग एक्रोसोम, वो अंडाणु में क्या कर देता है? छिद्र कर देता है। और ये पूरा का पूरा पूंछ सहित, आपको याद है ना, पूंछ रहती शुक्राणु में, तो पूरा शुक्राणु इसमें अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो ये तो शुक्राणु का केंद्र और ये अंडाणु का केंद्र दोनों मिल गए। तो कौन सी संरचना बनी यहाँ पर? 2n, जायगोट, अर्थात युग्मनज। युग्मनज। तो ये संरचना बनती है। तो निषेचन के फलस्वरूप याद रखना, नरयुग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु दोनों के केंद्रकों के संयोजन के फलस्वरूप जो संरचना बनती है द्विगुणित युग्मनज, है ना, इसे क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो दो होते, एक बार देखें, नरयुग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के केंद्रकों के संयोजन की क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। और इसको यूं भी कह सकते हैं, नरयुग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के केंद्रकों के संयोजन के फलस्वरूप जो द्विगुणित युग्मनज संरचना बनती है, इस क्रिया को भी क्या कहते हैं? इस क्रिया को भी निषेचन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये निषेचन हुआ। तो निषेचन के बाद जो शुक्राणु होता है उसका भविष्य क्या होता है? पहले आप ध्यान देना, एक चीज नोट करना। जैसे इसका है शुक्राणु, शुक्राणु, शुक्राणुओं का जीवन काल। तो वैसे वो तंतु यूँ माना जाता है जैसे 48 घंटे, लेकिन यूँ मान लो 48 घंटे माना जाता है। लेकिन जो है औसतन है ये 3 से 5 दिन तक जीवित रह सकते हैं। 3 से 5 दिन तक जीवित रह सकते हैं। तो इस शुक्राणुओं का क्या रहता है? जीवन काल होता है। उसी प्रकार से अंडाणुओं का, या अंडाणु एक बनता है तो अंडाणु का जीवन काल, इसका जीवन काल होता है 12 से 24 घंटे। हाँ, ये घंटे माना जाएगा। ये तो दिन थे, 1 घंटे में। अब देखिए, शुक्राणु की भी अलग अलग ये जो औसतन दी है ना, अगर शुक्राणु को मान लो जैसे द्रव उपलब्ध हो रहा है जिसमें वह गति कर रहा है तो जीवित रहेगा। लेकिन अगर द्रव ने ड्राई हो गया अवस्था में तो फिर वह जो है ना उसकी मतलब मृत्यु हो जाती है, यानी समाप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार से ये अंडाणु जो है, तो इसका जो है जीवन काल 12 से 24 घंटे होता है। इसी दौरान अगर निषेचन की क्रिया हो जाती है तो युग्मनज बनता है, अन्यथा फिर यूँ कहते हैं निषेचन नहीं होगा इस प्रकार से।
तो ये थी। इसके बाद चलते हैं, देखते हैं ये आपको पहले बता देता। ये क्या होता है, ये अंडाशय, तो अंडाशय रहते हैं ये। तो कोई से भी दोनों में से एक में पहले इसमें क्या है, छोटी व्यवस्थाएं बनती है ये, और लास्ट में जो एक पुटिका बनती है जिसको कहते हैं ग्राफियन पुटक। क्या कहते हैं, ग्राफियन पुटक। तो ये जो ग्राफियन पुटक है, ये फटने के बाद इसमें से क्या निकलता है, सक्रिय अंडाणु निकलता है, ये सक्रिय अंडाणु, और ये इस अंडवायु कीट द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। तो आपको बताया था मैंने, शुक्राणु में तो पूंछ रहती है और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा प्रदान करते हैं उसके द्वारा वो गति करता है। लेकिन अंडाणु की जो गति है, अंडाणु यहाँ पर आ गया अंडवायु कीप, ये अंडवायु कीप है और ये दोनों तरफ क्या है, अंडवायु। अब जो अंडाणु यहाँ पर आता है तो ये आगे तक बढ़ेगा निषेचन के लिए। तो ये किसकी गति, पक्षमाभिकीय गति होती है, यानी अंदर इसमें जो है ना रोमाभि उपकला तक पाया जाता है अंडवायुओं में। कौन सा, रोमाभि उपकला। तो ये अंडाणु को धीरे धीरे ऊपर बढ़ाता है, एक निश्चित स्थान यानी अंडवाहिनी के मध्य भाग में आकर के यहाँ पर ये रुक जाता है। और इसी दौरान अगर मैथुन द्वारा, जो मैथुन होता है, मैथुन क्रिया होती है उसके द्वारा जो शिक्षण होता है उसके द्वारा स्पर्म उत्सर्जित किए जाते हैं। मतलब मैथुन द्वारा शुक्राणु काफी संख्या में, लगभग जो मानो को ये वैसे तो औसतन कहा जाता है 20 करोड़ शुक्राणु निकल, लेकिन शुक्राणु है ना 2 करोड़ तक हो सकते हैं ये। तो इनमें से कोई सा भी एक शुक्राणु, अब गति तो ये न्यू नहीं, तो सभी शुक्राणु जाएंगे, कुछ आधे शुक्राणु इधर जाएंगे, आधे शुक्राणु इधर जाएंगे। और मैंने बीच में कंडीशन बताया था, ये अंडाणु तो शुक्राणु इस टाइप की स्थिति में हो जाते हैं, और इनमें से जो है कोई सा भी एक जो शुक्राणु है वही अंडाणु में प्रवेश करेगा। तो और से हमारा लेना देना नहीं है। देखिए इससे, जैसे उदाहरण के रूप में ये इनमें से एक शुक्राणु गति करके यहाँ पर आ गया है, और गति करके अंडाणु से स्पर्श होगा, गति करके पहुंच गए यहाँ पर, और अंडाणु में छिद्र करके ये शुक्राणु इसमें प्रवेश कर जाएगा। तो दोनों से मिलकर के जो संरचना बनेगी क्या कहलाएगा, द्विगुणित युग्मनज। अब ये युग्मनज, क्योंकि अंडवायु की तो प्रकृति जहाँ से पक्षमाभि की गति करेगी, तो ये युग्मनज गति करके, और जो ये जो गर्भाशय की जो भित्ति होती है, गर्भाशय की भित्ति, तो इसमें आकर के जुड़ जाता है ये निषेचन के 12 से 24 घंटों में, किसमें, गर्भाशय की भित्तियों में आकर के जुड़ जाता है ये। इस क्रिया को क्या कहते हैं, रोपण। क्या कहते हैं, रोपण। इसे निषेचित युग्मनज का गर्भाशय की भित्तियों में जुड़ना क्या कहलाता है, रोपण। एक बार देखिए फिर, निषेचित युग्मनज का गर्भाशय की भित्तियों से जुड़ जाना क्या कहलाएगा, रोपण कहलाता है। तो इस प्रकार से ये रोपण की क्रिया हो जाती है। अब याद रखिए, मैंने पहले बताया था, ये जो अंडाशय इसमें परिवर्तन होते हैं, चक्रीय परिवर्तन। कैसे, देखिए, जैसे अंडा जब बाहर निकल गया, और बाहर निकलने के बाद एक ग्राफिन पुटक वापस जुड़ जाता है, और यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हुआ तो ये देखना, मैंने पहले भी बताया था आपको, इसी का डायग्राम आगे करके बताता हूँ, ये वाला यहाँ पर ही बताते है ना, ये इसमें क्या परिवर्तन होंगे। देखिए, ये जो अंडाशय, अब अगर ये इसका अंडे का क्या हो गया, निषेचन हो गया, तो ये जो ग्राफिन पुटक था, याद रखना निषेचन, ये ग्राफिन पुटक जो है ना वापस बंद हो ही जाता है ये। तो ये जो ग्राफिन पुटक अगर निषेचन हो गया, तो ये ग्राफिन पुटक जो है एक विशिष्ट संरचना में बदल जाता है ये, जिसको कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम, यानी पीतपिंड कहा जाता है इसको।
तो ये एक प्रकार से क्या हो जाता है, ग्रंथि उत्तक होता है ये, ग्रंथि उत्तक। और क्या करता है फिर ये हार्मोन स्रावित करने लगता है। कौन सा हार्मोन, ये प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करने लगता है, जो किस काम आएगा, ये इसके भ्रूण के रोपण में, क्योंकि ये युग्मनज धीरे धीरे कहाँ बदलेगा, भ्रूण में बदलेगा ये। तो ये प्रोजेस्टेरोन जो है ना, इसको स्थापित करने में, यानी गर्भाशय की दीवारों में स्थापित करने में सहायक होता है। अगर मान लो प्रोजेस्टेरोन की कमी है तो जो भ्रूण है ना, यानी पहले बात तो रोपण ही नहीं होगा। कई बार कहते हैं ना, जैसे मान लो किसी के बच्चे नहीं हो रहे, मतलब तो वो ये होता है, मतलब ये इस प्रकार से, यानी रोपण की क्रिया नहीं हो पाएगी, सब नॉर्मल है जबकि, लेकिन किसी कारणवश अगर ये रोपण नहीं हो रहा तो कई बार जो है ना हार्मोन का टेस्ट करवाता है डॉक्टर, ये इस हार्मोन की कमी है, तो फिर एक प्रोजेस्टेरॉन के क्या दिए जाते हैं, इंजेक्शन दिए जाते हैं प्रोजेस्टेरॉन के। तो कहने का अर्थ है किस प्रकार से, याद रखिए ये ग्राफिन फुटकता है, ग्राफियन फुटक, तो याद रखिएगा। अगर निषेचन हो गया तो ये ग्राफिन फुटक में बदल जाएगा कार्पस ल्यूटियम में, कार्पस ल्यूटियम। और 9 माह तक, यानी जब तक गर्भधारण क्या होता है 9 माह, तो 9 माह तक क्या बना रहेगा, ये सक्रिय बना रहेगा। कौन, कार्पस ल्यूटियम, जो कि हार्मोन स्रावित करके भ्रूण के परिपक्व सारी क्रियाओं को ये नियंत्रित करता है। एस्ट्रोजन तो निकलता है, लेकिन मेन भूमिका होती है प्रोजेस्टेरॉन की। इस प्रकार से ये क्या करेगा, ये इसके भ्रूण के रोपण, मतलब जितनी भी जैविक क्रियाएं सब में सहायक होगा। और यदि आप चलते हैं, मान लो जैसे निषेचन नहीं हुआ, ठीक है, अंडाणु बना वहां तक गया, लेकिन इस दौरान अगर शुक्राणु उपलब्ध नहीं हुए, अर्थात निषेचन नहीं हुआ, तो फिर ये जो पिंड था ना, ग्राफियन फुटक बना तो है कुछ समय के लिए, लेकिन बाद में क्या है, पिचकी हुई संरचना बन जाएगी, चारों तरफ से क्या है, पिचक जाएगा ये, है ना। तो ये कहलाएगा फिर कार्पस एल्बिकेंस, कार्पस एल्बिकेंस, यानी श्वेत पिंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, श्वेत पिंड। इस प्रकार से ये क्रिया थी। तो इस प्रकार से क्या हो गया, भ्रूण का रोपण हो गया, यानी कि युग्मनज का रोपण। अब युग्मनज से इसी के अंदर पहले जो संरचना बनेगी, देखो युग्मनज में क्या होगा, विभाजन, विदलन जिसको कहते हैं विदलन। तो विदलन के फलस्वरूप इसमें अलग अलग कोरक खंड बनते हैं। तो ज्यादा खंड बनने के बाद फिर ये यहाँ पर है ना, धीरे धीरे इसका आकार बढ़ता जाएगा। तो ये आकार बढ़ने के बाद क्या बनेगा, मोरूला। मोरूला एक ठोस उसकी संरचना रहेगी, यानी इसमें कोरक खंडों की संख्या बहुत और ज्यादा हो जाती है, छोटे छोटे खंड बन जाते हैं। तो पहले ये है क्या है, कोशिकाओं के समूह, क्योंकि ये कोशिकाएं तो परस्पर मिलकर के आगे क्या बनाएंगी, भ्रूण अवस्था को जन्म देगी। इस प्रकार से ये क्या है, ये मोरूला की अवस्था। इसके बाद फिर धीरे धीरे ये कोशिकाएं जो होती है ना, ये एक तरह से ये जो इसी का दूसरा डायग्राम है, इसमें क्या परिवर्तन होंगे देखिए, इसी में बताते हैं। अब इसका आकार थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, और बढ़ते क्या, याद है ना मोरूला अवस्था थी, इसके बाद इसमें एक गुहा बन जाएगी, यानी जो कोशिकाएं थी ना वो छोटी बड़ी, इसमें क्या होगी, बड़ी कोशिकाएं तो ऊपर की तरफ विन्यासित हो जाएगी, बड़ी कोशिकाएं ऊपर की तरफ, और कुछ कोशिकाएं छोटी जो आकार की वो नीचे की तरफ विन्यासित हो जाती है, छोटी। तो बड़ी कोशिकाएं तो क्या कहलाती है, दीर्घ कोरखंड, और छोटी कोशिकाएं कोरखंड, मतलब मोरूला, ये ब्लास्टुला जो होता है उसको कोरक भी कहते हैं। तो ये छोटी कोशिकाएं लघु कोरखंड, और बीच में गुजरे कोरक गुहा, क्या कहलाएगी ये, कोरक गुहा, कोरक गुहा, ये ब्लास्टोसिल जिसे कहते हैं। तो इस प्रकार से परिवर्तन हुए। तो ये अवस्था का नाम क्या है, ब्लास्टुला, ब्लास्टुला। अब इसके बाद देखिए, अब ये जब ब्लास्टुला बन गया पूरी तरह से, तो इसके बाद ये जो है ना कोशिकाओं के स्तर, गुहा देखे, गुहा तो जहाँ की जाए रहेगी, लेकिन जो कोशिकाएं हैं ना ये अलग अलग स्तर बनाती है फिर, यानी ये 3 स्तर बनेंगे इसके, ये 3 स्तर। इसमें क्या रहती है, छोटी छोटी कोशिकाएं रहती है, यानी उन कोशिकाओं में ना कोरखंड वाली में
क्या हो गया था, और विभाजन। तो कहने का अर्थ समझ जाओ, ये 3 स्तर बन गए, 3 स्तर। सबसे जो बाहर का है, सबसे बाहर का स्तर ये कहलाएगा एक्टोडर्म, एक्टोडर्म यानी बाह्य चर्म। जो बीच वाला है ये कहलाएगा मीजोडर्म, मीजोडर्म। और सबसे जो अंदर वाला है ये कहलाएगा इंडोडर्म, इंडोडर्म। इस प्रकार से 3 जनन स्तरों का निर्माण हो जाता है। अब ये जनन स्तर है, धीरे धीरे क्या करेंगे, यहाँ से भ्रूण अवस्था का निर्माण यानी भ्रूण, इसको कहते हैं शिशु, बनना शुरू हो जाता है। किससे, इन 3 जनन स्तरों से। इसको इनका नाम क्या है, जनन स्तर, जनन स्तर कहा जाता है इनको। तो यहाँ से भ्रूण जो शिशु बनेगा ना, उसका निर्माण शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से सर्वप्रथम जो संरचना बनती है, तो याद रखिए 2 संरचना एक साथ, हालांकि उसमें याद रखना, जैसे एक भ्रूण है तो इसमें फल काय का निर्माण होगा, ये जैसे भ्रूण होता है तो उसमें तंत्रिका भवन होता है, मतलब न्यूरलाइजेशन है ना, तंत्रिका भवन यानी तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। और तंत्रिका याद रखना, सर्वप्रथम तंत्रिका तंत्र का, क्योंकि बनने में तो जो गतिशील संरचना है ये हार्ट बनता है पहले, यानी हृदय बनता है। जब ये तो 28 दिनों में डॉक्टर जो होता है ना, वो देखकर पता लगा लेना कि भाई धड़कन आई कि नहीं आई। जब डॉक्टर पास जाते हैं ना फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान ही, तो डॉक्टर क्या है फर्स्ट में ये पता लगाता है कि धड़कन आई कि नहीं आई। तो इस वो सामान्यतः जो है ना वो सोनोग्राफी से पता लगाता है। ऐसा तो यूँ नहीं भाई हाथ से पता लग जाएगा, स्टेटोस्कोप डॉक्टर के जो काम करता है वो स्टेटोस्कोप, तो सोनोग्राफी में वो पता लगाता है कि धड़कन आई कि नहीं आई। तो ये 28 दिनों में, तो पहले याद रखना, पहले ये तंत्रिका भवन होता है, इसके बाद फिर क्या है, हृदय का निर्माण हो जाता है, हृदय का निर्माण। और हृदय के निर्माण के तुरंत बाद फिर काय का, मस्तिष्क का निर्माण होता है। याद ना, मैं क्रम से बोल रहा हूँ, पहले तंत्रिका भवन हुआ था, तंत्रिका भवन होने के बाद क्या हृदय बना, हृदय के बाद फिर क्या बनता है, मस्तिष्क बनता है। क्योंकि हृदय का नियंत्रण कहाँ से होगा, मस्तिष्क से होगा। आपको मैंने समझाया था, जो मेडुला ऑब्लिंगेटा की संरचना है ना, वो हृदय की 2 तंत्रिका निकलती है, त्वरक तंत्रिका और मंदक तंत्रिका। तो हृदय, हृदय के इसको थोड़ा दिख तो रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये सारी क्रिया कहाँ हो रही है, गर्भाशय में। ये गर्भाशय में क्रिया होती है सारी। तो सर्वप्रथम ये तंत्रिका तंत्र बनता है, इसके बाद हृदय का निर्माण हो जाता है, हृदय। और इसके तुरंत बाद मस्तिष्क, क्योंकि हृदय की धड़कनों को कौन नियंत्रित करेगा, ये। और उस समय जो है ना लगभग 130 तक धड़कने, यानी 1 मिनट में 130 धड़कने होती है भ्रूण की, मतलब ये। तो ये अब ये जो मानव अवस्था 120 से 130 तक होती है, या 110 से 130 तक धड़कने होती है। तो हृदय, अब हृदय के बाद जस्ट बाद किसका होता है पड़ेगी, तो यहाँ फेफड़े बन जाते हैं। फिर क्या बन जाते हैं, फेफड़ों का विकास होता है। तो नंबर 1 याद रखना, तंत्रिका तंत्र का निर्माण शुरू होता है। नंबर 2 में हृदय, और वैसा देखा जाए ना गतिशील संरचना के रूप में ना, तो हृदय बनता है पहले, और तो नंबर 2 में हृदय, तीसरे में मस्तिष्क, नंबर 4 में फेफड़े, और 5 में फिर किडनी बनती है, यानी वृक्क बनते हैं ये। तो इस प्रकार से भ्रूण का विकास शुरू हो जाता है। तो इसको यानी युग्मनज, यानी रोपण से लेकर यानी मानो निषेचन से लेकर के, और शिशु के मतलब जैसे है ना बाहर आने के पूर्व की अवस्था को क्या कहते हैं, गर्भकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, गर्भकाल। याद रखना, गर्भकाल या गर्भावधि कहते हैं। कहाँ से, निषेचन से लेकर के और प्रसव के पूर्व तक। प्रसव का मतलब तो क्या होता है, शिशु का बाहर आना। तो प्रसव के पूर्व तक की जो अवस्था होती है वो क्या कहलाती है, गर्भकाल कहलाती है। और गर्भकाल की अवस्था में जो होता है, अब ये सब में जंतुओं में अलग अलग होता है गर्भकाल। इसमें अलग, जैसे
मतलब दिनों में होता है, किसी में मतलब कि मानो महीनों में होता है। तो उस गर्भ काल के बारे में देखते हैं। सभी जानवरों का गर्भ काल अलग अलग होता है। मनुष्य का 280 दिन होता है। गर्भावधि विभिन्न प्राणियों की गर्भावधि, तो इसके बारे में कल स्टडी करेंगे ताकि आप भी एक इसमें समझ सको। ज़्यादा लंबा में भी दिक्कत आती है फिर, है ना।